नमस्कार दोस्तों। अ, आज की वीडियो में हम लोग एक पाथफाइंडर बुक से मेथड ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग का है। अच्छा, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मेरी आवाज़ भी थोड़ा देखिए, आप लोग सुन सकते होंगे, थोड़ा बैठी हुई है। थोड़ा सा कोल्ड टाइप में हो गया था, तो लेकिन ठीक है। एक हम लोग फिर से अभी सीरीज़ शुरू करेंगे पाथफाइंडर की, और चलते रहेंगे। आप लोगों का कुछ भी डाउट क्वेरी है अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। इट इज़ नॉट गारंटेड कि मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता ही दूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, चलिए विदाउट मच एडो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? टू प्रिज्म्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए 9 kg एम बी 16 kg आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये दो प्रिज्म है, एक मास एम ए और एम बी, दोनों का मास अलग अलग है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर सरफेस पे रखे हुए हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है। ओके, टचिंग ईच अदर द स्लैंट फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर फ्रिक्शनलेस एंड inclined at angles alpha and beta something, alpha 53, beta 37. Okay, horizontal cylinder of mass m is equal to 25 kg is gently placed on a prism as shown. The cylinder comes down due to gravity pushing the prisms apart. Find ratio of speed of prism A to that of prism B immediately before the cylinder touches the floor. Okay. अच्छा, आज हम एक चीज़ और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स का जो न्यूमेरिकल्स है उनको कैसे मतलब सॉल्व किया जाए, क्योंकि आईआईटी जेईई या ओलंपियाड में जो है जो भी क्वेश्चंस आते हैं टोटल नए आते हैं। क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं, तो क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के अगर आप किसी तरीके से ये समझ सकें कि जो इसका फ्रेमर है, जिस बंदे ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसने क्या दिमाग में सोच के फ्रेम किया होगा, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन को एनालाइज करना, एनालिटिकल अप्रोच अपनाना फिज़िक्स में। और कुछ कुछ वर्ड्स आपको बहुत ही ध्यान देने होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये तो आप ध्यान में रखिए कि ये फ्रिक्शनलेस है। या कहीं पे एक वर्ड आया ऐसा कि दे आर मूव्ड वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मूव का मतलब है कि वो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसमें नेट फोर्स हमेशा बैलेंस रहेगा। लाइट स्प्रिंग लिख दिया कहीं पे, इट इज़ कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग, तो इसका मतलब स्प्रिंग का मास 0 है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं यूज़ किए जाते हैं स्प्रिंग का मास को निगलेक्ट करने के बजाय बोल देंगे आपसे कि लाइट, वेरी लाइट स्प्रिंग, ऐसा बोलेंगे वेरी लाइट स्प्रिंग। तो आपको समझ जाना है कि वो स्प्रिंग का मास आपसे निगलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मूव्ड वेरी स्लोली, मूव्ड वेरी स्लोली, इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है उस पर, आपका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब हमेशा फोर्स बैलेंस रहेगा उसकी मोशन में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए थोड़ा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे आप ये क्वेश्चन आपने देखा पढ़ा, तो इस आपको कैसे इसको अप्रोच करना है कि आपको पहले तो कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। अगर आपको कंस्टेंट मोशन का इक्वेशंस बनाना है तो कैसे बनता है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो दिमाग में क्या आता है कि ये चाहिए, इसकी मोशन को थोड़ा विजुअलाइज़ कीजिए कि कैसे हो रहा है। ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये जो वेजेस हैं ए और बी, ये अनसिमेट्रिकल हैं दोनों साइड में। अगर ये सिमेट्रिकल होते तो ये जो आपका सिलेंडर है वो इस वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे ही आता, बट चूँकि ये अनसिमेट्रिकल हैं तो अभी इस वाले सिलेंडर पे या तो इधर की ओर या तो इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए, अगर मैं इस सिलेंडर की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में करूँ, देखिए ये ऊपर में देखा, इस सिलेंडर की वेलोसिटी को मैं मान लीजिए एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए, तो चूँकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सिलेंडर थोड़ा नीचे आ रहा है या इधर भी जा रहा है, तो एक ये वेलोसिटी मान लीजिए कोई है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला।
ऐसे ही इसके भी एक इधर कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट। तो नॉर्मली अगर ये सिमेट्रिकल है तो इनकी जो ये वेलोसिटीज़ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये भी एंगल सेम है, और अगर दोनों सिमेट्री में रखे हुए हैं तो ये दोनों सेम रहेंगे और दोनों कैंसिल आउट करेंगे। इस पर केवल एक वर्टिकली डाउनवर्ड की वेलोसिटी होगी। बट चूँकि ये देखिए सिमेट्रिकल नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें एक या तो इधर की ओर मोशन होगा या इधर की मोशन होगा। अगर आप नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि इधर भागेगा या इधर भागेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप एज्यूम कर लीजिए कि किसी एक डायरेक्शन को एज्यूम कर लीजिए, बाद में हम सॉल्व करेंगे। अगर वो निगेटिव आ गई तो उसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है हमारी जो एज्यूम डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी क्वेश्चन को देख के देखिए मेरे दिमाग में तो आता है कि भैया अच्छा ठीक है, अगर मैं देखूँ ये सिलेंडर, ये वेज और ये वेज, अगर मैं तीनों को देखूँ तो तीनों को अगर मैं एज ए होल देखूँ तो तीनों पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए फोर्सेस हैं कि इसका मास ही, सिलेंडर का मास देखेंगे वो भी mg लग रहा है, इसका मास भी mg लग रहा होगा। ये तो शायद यहाँ से नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है, वो हमको मालूम नहीं। बट वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स इन लग रहा है, तो आई कैनॉट से एग्जैक्टली कि बिना, ठीक है हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस हो, बट आई डोंट नो। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे भी ये फ्रिक्शनलेस है, ये सब फ्रिक्शनलेस एरिया है आपका, ये वाला एरिया फ्रिक्शनलेस है, ये भी एरिया फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ कोई फोर्स नहीं, यहाँ कोई फोर्स नहीं, खाली जो फोर्स इस सिलेंडर पे लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है। तो अगर मैं सिलेंडर और वेज या प्रिज्म को एक बॉडी मान लूँ, दोनों प्रिज्म को, तो जो ये नॉर्मल रिएक्शंस वाली फोर्सेस हैं वो सब इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो इंटरनल फोर्सेस को तो हम लोग लेते नहीं, गिनते नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस क्या है, जो सिलेंडर पे इधर लग रहा है वो सिलेंडर इस पर भी इधर लगा रहा है, तो नेट में फोर्सेस वो ज़ीरो ही हो जाते हैं। तो इसके लिए इंटरनल फोर्सेस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे अगर कंजर्वेशन लगाना है मोमेंटम का। तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ऑलवेज मोमेंटम को कंजर्व करा सकता हूँ। तो एक इक्वेशन तो मेरी वहाँ पे बनेगी। ये देखिए ये कंडीशन मैंने बना के रखी है जबकि ये जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा है। कुछ वेलोसिटीज मैंने एज्यूम कर ली, मैंने मान लिया है कि राइट साइड में ये v2 है, ये v4, ये v3, ये एंगल अल्फा बीटा थोड़ा ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो गया। अभी इस लाइन को मैं पीछे लेके जाऊँ, इस लाइन पे डाल दूँ ये, तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाए, क्योंकि ये और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये कॉमन लाइन कट कर रही, तो ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा हो गया, ये एंगल अल्फ़ा हो गया, तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो गया। क्यों हो गया अल्फ़ा? क्योंकि ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल जो है 90 है, ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, और ये भी 90 है तो ये अल्फ़ा हो गया। चलिए ये एंगल बीटा है, उस हिसाब से तो आप ये निकाल सकते हैं कि ये एंगल बीटा हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए ये एंगल बीटा है, ये मैंने लाइन खींची एक पैरेलल टू दिस बेस, तो ये एंगल भी बीटा हो गया। अब ये एंगल बीटा हो गया तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा हो गया, तो ये एंगल बीटा हो गया। ओके ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया ये अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा कैसे आ गया। चलिए तो अब इसमें एक इक्वेशन तो अभी मैंने एंगल निकाल लिए, तो अभी मैं ठीक है वेलोसिटी को कंपोनेंट कर पाऊँगा। एक इक्वेशन में मोमेंटम कंजर्व करा दूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये देखिए इक्वेशन आ गई मेरी एक, ma_v4 इज इक्वल टू mv3 प्लस mv2। ma_v4 लेफ्ट में है, ma_v4 लेफ्ट में है, तो जो लेफ्ट में मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम इन द राइट। राइट में क्या मोमेंटम है? v3, मैंने v2 को राइट में एज्यूम किया हुआ है, तो मैं इसका मास m इंटू v2 करूँगा और mb इंटू v3। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन को ध्यान में चलिए बाद में देखिए, पहले ये इधर आइए, कांस्टेंट मोशन देख लेते हैं। कांस्टेंट मोशन का काफ़ी यूज़ रहता है मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसमें तो डेफिनेटली अगर आपको दिख जाए कि 2 या 3 बॉडीज़ हैं जो एक साथ मूव कर रही हैं, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कांस्टेंट मोशन आएगा। इसमें देखिए कांस्टेंट मोशन कैसे आपको पता कि रहेगा, इसका जो मोशन है सिलेंडर का मोशन, ये दोनों वेजेस जो या दोनों प्रिज्म हैं इनके मोशन पे डिपेंडेंट है। अगर ये इधर भागेंगे तो ही ये नीचे मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके मोशंस में कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग चीज़ होगी। वो क्या कनेक्टिंग चीज़ है? देखिए
जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो है ये आपका देखिए ये यहाँ देखते हैं, ये जो आपका सिलेंडर है ये वेज में घुसेगा तो नहीं, तो इसका मतलब वेज के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ है सिलेंडर की भी और इसकी वेज या प्रिज्म की भी दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही सेम किया, क्या किया, V4 इधर की ओर इसका V4 कॉस अल्फा हो जाएगा, और तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V4 साइन अल्फा हो जाएगा, V4 साइन अल्फा। आए समझ में? ये देखिए ये V4 है, ये एंगल अल्फा है, मैंने पहले से निकाल लिया है, तो ये मेरा V कॉस अल्फा हो गया, ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है V4 साइन अल्फा हो गया, तो V4 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू इसकी जो स्फीयर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अभी मैंने V2 और V1 माने अज्यूम कर लिया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, आप इधर और इधर एज्यूम करके भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ये केवल सॉल्व करने का तरीका है। देखिए अभी मेरे को दिमाग में आया है कि आई कैन ऑल्सो एज्यूम इट्स वेलोसिटी टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो उसमें मेरे को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती, यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कंजर्व कराना है मोमेंटम, तो फिर मुझे उनके कंपोनेंट करना पड़ता, तो ठीक है बात एक ही पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर चीज़ ही आपको निकल के आती, ठीक है। तो V4 साइन अल्फा हो गया, इसका प्रिज्म का इधर की ओर इस वाले जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इस सिलेंडर का क्या वेलोसिटी हो गया, देखिए ये V1 है, तो ये V1 कॉस अल्फा हो गया, और V2 से V2 कॉस बीटा हो गया, तो इट इज़ V1 कॉस अल्फा माइनस V2 कॉस बीटा। अच्छा कॉस बीटा, अरे ये क्या हो गया, मैंने साइन अल्फा लिख दिया, क्या ये गलत है, यहाँ तो V2 साइन बीटा होना चाहिए, V2 कॉस बीटा होना चाहिए, V2 साइन अल्फा लिख दिया, सही है ये, कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर आप अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देंगे तो 90 आएगा, या यहाँ पे ज्योमेट्री भी लगाएंगे तो आप 90 आएगा ही आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90, तो बीटा इज़ व्हाट 90 माइनस अल्फ़ा, तो अगर मैं कॉस बीटा करूँ तो ये कॉस 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, तो इसको मैं साइन अल्फ़ा लिख सकता हूँ, तो वही मैंने V2 साइन अल्फ़ा लिख दिया। सिमिलर ग्राउंड्स पे मैंने V3 साइन बीटा है, क्या है भाई V3 साइन बीटा, ये V3 इसका प्रिज्म का है, तो V3 साइन बीटा मतलब इसके परपेंडिकुलर ये V3 साइन बीटा हो गया, और ये V3 कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है, इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये V3 साइन बीटा है, ठीक है, ये इस प्रिज्म का इधर आ गया, तो अब इसका सिलेंडर का क्या हो जाएगा V2 साइन बीटा, V2 साइन बीटा, ठीक है, और V1 ये V1 है, तो V1 साइन बीटा कॉस बीटा, ये V1 है, तो ये क्या कंपोनेंट रहेगा V1 कॉस बीटा, क्योंकि ये बीटा है, देखिए बीटा है, तो V1 कॉस बीटा प्लस V2 साइन बीटा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, अब आपको दिमाग में आएगा कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ। आप देखिए क्वेश्चन कितने आगे बन के 1 2 3 अननोन हमारे पास कितने हैं V3 V2 V4, ये हमको मालूम नहीं है, अननोन ही हैं V3 V4 और V1 V2 V3 V4, 4 अननोन, इक्वेशन 3। अब एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखिए उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रिज्म A to B, तो रेशियो आप मान सकते हैं, एक इक्वेशन आप यहाँ से भी ला सकते हैं, V4 इज इक्वल टू KV3, K इज़ अ कॉन्स्टेंट, एक ये चौथा इक्वेशन आप यहाँ से बनाना पड़ेगा। अच्छा जब मैं सॉल्व कर रहा था तो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आप एनर्जी कंजर्वेशन का भी लगा के एक इक्वेशन बना सकते हैं, बट इसमें कुछ दिया नहीं है एनर्जी इक्वेशन बनाने के लिए, या हाइट वाइट कुछ दिया नहीं, इनिशियल हाइट कितनी है बाद में कितनी हो जाएगी, तो आई कैन नॉट अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन हियर। अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन से भी एक इक्वेशन आ जाती है, तो मैं 4 इक्वेशन 4 अननोन से मैं इजीली जो मुझे निकालना है निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इन सब में जो निकालना था उसकी इक्वेशन तो आई नहीं, तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे ये लिख दी V4 इज इक्वल टू KV3। अब मेरी 4 इक्वेशन हो गई हैं, ठीक है, तो देखेंगे अभी कैसे निकालेंगे, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये V4 साइन अल्फा है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो V2 है V2 निकाल लूँगा और दोनों को इक्वेट कर दूँगा, तो V4 टैन अल्फ़ा
V1 माइनस V2 tan अल्फ़ा, यहाँ से V2 निकालूंगा, यहाँ से V2 निकालूंगा और दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो ये मेरा इक्वेशन बन के आएगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। V2 प्लस V4 tan अल्फ़ा आएगा V1, और इधर V2 प्लस V3 tan बीटा, तो सॉरी V1 निकालूंगा मैं, V1 दोनों से या दोनों इक्वेशन से मैं V1 को गायब कर दूंगा। तो ये V2, अच्छा V1 को मैं क्यों गायब कर रहा हूँ ये भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए V2 V3 और V4 में एक ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन है इधर V2 V3 V4 में। तो यहाँ भी मैं ट्राई करूँगा कि इनसे मैं V1 को गायब कर दूँ, V2 V3 V4 में ही एक इक्वेशन मेरी बन के आ जाए। तो मैंने वही किया, एक मेरी इक्वेशन ये बन के आ गई MV2। आपको समझ में आएगा कि मैंने ये V1 क्यों गायब किया। आपको ध्यान लीजिए, क्वेश्चन में आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि आपने सब स्टेप्स तो लिख लिए, क्वेश्चंस लिख लिए, फिर आपको सॉल्व करना है तो उसमें भी आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें हैं इसमें। इक्वेशंस 3-4 इक्वेशंस बन गई हैं, उनको सॉल्व करना है, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से भी आएगा। या थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि ये मेरी इक्वेशन V2 V3 4 में है, तो मैं यहाँ से ये जो इक्वेशन आ गई 2, यहाँ से मैं V1 गायब कर दूँगा और V2 V3 V4 में एक इक्वेशन में लेके आ जाऊँगा। तो वो मैंने वही किया, V3 V3 में इक्वेशन लेके आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसमें एक आप चीज़ और लिख दीजिए, V4 इज इक्वल टू KV3 लिख दीजिए। तो V4 में मैं KV3 लिख दूँगा, ये V4 V3 रहेगा, ये V2 रहेगा, यहाँ से V2 रहेगा। अब मैं दोनों जगह से V2 निकालूंगा और दोनों इक्वेशन से, ठीक है, यहाँ से भी और ये इक्वेशन से भी V2 में निकालूंगा और दोनों V2 को मैं इक्वेट कर दूंगा। देखिए मैंने यही किया है, यहाँ से मैंने V2 निकाला है, ये मेरा आएगा V3 tan बीटा माइनस V4 tan अल्फ़ा डिवाइड बाई tan अल्फ़ा बट्स tan बीटा। यहाँ से V2 निकालेंगे। इस दूसरी इक्वेशन में या तो आप ये जो V2 निकाला है आपने, ये V3 V4 में है, तो यहाँ पे आप ये जो V2 है ये रख दीजिए। ये भी V4 V3 में है, ये भी V4 V3 में है। V4 को मैं KV3 के टर्म्स में लिख दूंगा, तो पूरी दो इक्वेशंस मेरी केवल V3 के टर्म्स में आ जाएंगी। देखिए MV2 MV3 किया मैंने, ये सॉल्व किया। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आप K की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी आपके। तो आशा है ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, पहली बात, बाद में पसंद भी आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट वे। इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने थोड़ा सा देखा यहाँ पे, कि किसी भी फिजिक्स सम को या न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, वो भी हमने थोड़ा सा शुरुआत में देखा था। आने वाली वीडियोस में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो जो जिसने भी फ्रेज किया है, इस प्रॉब्लम को बनाया है, उसने क्या कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के बनाया होगा। अगर वो कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो बस प्रॉब्लम बन गई। फिर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कैसे लगा पाएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ही था कि हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मैं सीधा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगा दूंगा मोमेंटम का। फिर मैं देखा कि जो सिलेंडर है ये वेज के साथ या प्रिज्म के साथ ही मूव कर रहा है, तो एक कांस्टेंट मोशन की इक्वेशंस भी बनेंगी, वो भी ने लगा दी। वो भी जब लगा दी, इक्वेशंस बना दी, इक्वेशन बना के फिर मैंने सॉल्व कैसे किया वो भी बताया आपको कि कैसे सॉल्व किया। चलिए तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।